नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पार्ट ए है उसका हम वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हमने पूरा कवर कर लिया है। एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है। आपको अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को देखें, सारी वीडियो पढ़ी है। इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवास होना चाहिए। आवास हमारा किस स्थान पे होना चाहिए? शांत क्षेत्र में होना चाहिए, तभी हम सुकून से रह पाएंगे। उसके बाद मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी कौन सी ज़मीन होती है जो मकान के लिए उपयुक्त नहीं होती है? तो जो दलदली भूमि है वो उपयुक्त नहीं, क्योंकि दलदली भूमि में हम मकान नहीं बना सकते। निजी मकान की हानि नहीं होती है। आर्थिक सुरक्षा, क्योंकि जो निजी मकान होता है उसमें हमें पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो उसमें हानि नहीं है। क्या? आर्थिक सुरक्षा। निजी निर्मित आवास से लाभ नहीं है। धन की बर्बादी। उसके बाद बने हुए मकान द्वारा नहीं बेचे जाते। बने हुए मकान संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते, तो क्या नहीं बेचे थे? सरला बाग। सरला बाग का एक मतलब वो है उसके द्वारा जो बने बनाए मकान होते हैं वो बेचे नहीं जाते। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, किस भूखंड में मकान बनाना उपयुक्त रहता है? तो जो ककरीली और पथरीली होती है, क्योंकि ये ऐसी ज़मीन होती है बहुत ही मजबूत होती है। तो अगर मकान हमें बनाना तो मकान के लिए मजबूती ज़मीन चाहिए, तो ये जो ज़मीन होती है बिल्कुल सही होती है। उसके बाद है मकान होना चाहिए, तो कैसी जगह पे होना चाहिए? जो औद्योगिक क्षेत्र है उससे दूर होना चाहिए। भवन का अच्छा आमुख होता है, जो पूर्व की तरफ उसका जो दिशा, जो गेट का दिशा होता है वो पूर्व की तरफ ठीक रहता है। आवास के निकट होने चाहिए, तो सभी होने चाहिए। विद्यालय होने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, तो जितनी भी सामुदायिक सुविधाएं हैं वो हमारे आवास के पास ही होने चाहिए। उसके बाद आवास को लेते समय ध्यान रखना चाहिए कौन सी बातें? तो स्वामित्व का कोई विवाद ना हो, जिससे हम मकान खरीद रहे हैं उससे कोई विवाद ना हो। नक्शा का पास होना, किस तरीके का नक्शा बना है वो भी हमारे पास होना चाहिए। और नगर पालिका का अनुमोदन भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद स्नान गृह का दरवाज़ा अच्छा होता है। कौन सा दरवाज़ा अच्छा होता है? जो एल्युमिनियम का होता है, क्योंकि स्नान घर में हमेशा पानी गिरता रहता है। लकड़ी का दरवाज़ा होगा तो वो सड़ जाएगा, लोहे का दरवाज़ा होगा तो जंग लग जाएगा, इसीलिए एल्युमिनियम का दरवाज़ा ठीक रहता है। मकान का आमुख ठीक रहता है तो ये पूर्व की तरफ ठीक रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है। तो जो चौकोर रसोई घर होता है, ऐसे चौकोर आकार की कोई रसोई घर होती ही नहीं है। बाकी सब होती हैं एक दीवार वाला, दो दीवार वाला, तीन दीवार वाला। सिंक को केंद्र बनाकर बनाया गया रसोई घर कौन सा होता है? तारे के समान होता है। उसके बाद मकान बनाने के लिए उपयुक्त जो भूमि होती है वो कैसी होनी चाहिए? पथरीली होनी चाहिए, क्योंकि पथरीली मजबूत होती है। दरवाजे व खिड़कियों द्वारा लिया गया क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का कम से कम प्रतिशत होना चाहिए, तो 10% होना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में से आवास योजना का सिद्धांत है, तो कौन सा है? एकांतता भी है, स्वच्छता भी है और मितव्ययी भी है, तो तीनों होता है। आमुख अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का अर्थ होता है? तो ये ओरिएंटेशन का अर्थ होता है। आमुख शब्द का अर्थ क्या है? कि आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति। अगर आमुख का शुद्ध अर्थ हम देखें तो यही है कि आकाश के पूर्वी भाग की जो स्थिति होती है, जो दिशा होता है, वही होता है। संवन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है, आमुख में निम्नलिखित में से कौन से 2 तत्व आवश्यक होते हैं? ऐसे कौन से 2 तत्व हैं आमुख के लिए? तो दिशा होता है और उसका जो बाहरी रूप दिखाई देता है वो होता है। उसके बाद है, इस आंतरिक सज्जा में हमें सम संतुलन दिखेगा, तो क्या दिखेगा? जो औपचारिकता होता है इसका दोनों तरफ एक ही जैसा होता है, तो वो सम संतुलन होता है। उसके बाद एक रास्ता को दूर करने के लिए सज्जा में निम्न का प्रयोग करना चाहिए, तो विविधता। एक रास्ता मतलब अगर अलग अलग तरीके की हम चीज़ें देखें तो उसमें विविधता आ जाएगी, अलग अलग चीज़ों से हमें बोरिंग नहीं होगा। उसके बाद है, प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन क्या कहलाती है? प्राकृतिक डिजाइन कहलाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक होती है। रचनात्मक डिजाइन की विशेषता नहीं है, क्या है? उपयोगिता। रट के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, तो समरूपता। अगर रट के हिसाब से देखें तो जो समरूपता होता है इनके हिसाब से सिद्धांत नहीं होता है। संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो अविकरीय, क्योंकि औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है और विकरीय भी होता है, तो अविकरीय नहीं होता है। सभी डिजाइनों में महत्वपूर्ण डिजाइन कौन सी होती है? रचनात्मक। रचना का मतलब होता है जब पहले उसका आकार बनेगा तभी तो उसके ऊपर हम और डिजाइन कर पाएंगे, तो रचनात्मक में पहले उसका आकार बनता है।
उसके बाद आगे रेखाओं का प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रकार नहीं होता है? जो त्रिभुजाकार होता है ऐसी कोई रेखा नहीं होती है, क्योंकि लंबवत होता है, वक्र होता है और समतल होता है। आकार के कितने प्रकार होते हैं? तो आकार के 4 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से नमूने का प्रकार नहीं है। तो रिक्त स्थान युक्त, क्योंकि ज्यामिति भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, मिश्रित शैली भी युक्त होता है, तो रिक्त स्थान युक्त नहीं होता है। 2 लंबवत व 2 समतल समान माप की रेखाओं के संयोजन से क्या बनता है? वृत्त बनता है, क्योंकि 2 लंबवत समान होते हैं और 2 समतल समान होते हैं, तो मिलाकर के चारों वृत्त बनता है। उसके बाद स्थान से क्या तात्पर्य होता है? स्थान का मतलब होता है रिक्त स्थान, जहाँ पर हमें अपने हिसाब से डिजाइन बना सके। उसके बाद डिजाइन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रकार नहीं होता? कशीदाकारी कोई डिजाइन का प्रकार नहीं होता है। इसमें शैली युक्त होता है, प्राकृतिक डिजाइन होता है और ज्यामिति, यहाँ व्यामिति लिखा है जबकि ज्यामिति होता है। अच्छे डिजाइन की विशेषता क्या होती है? कि डिजाइन सुंदर होना चाहिए, ये विशेषता उसकी। डिजाइन आरामदायक होना चाहिए और डिजाइन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, तो इसकी सारी विशेषताएं होंगी। संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो अविकरीय संतुलन का कोई प्रकार नहीं होता है। उसके बाद अनुपात के लिए प्रमुखतः निम्न में से कौन सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है अनुपात बनाने के लिए? तो अनुपात अगर हमें बनाना है तो लंबी व समतल रेखाएं ठीक रहती हैं। रट के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, तो समरूपता इनके हिसाब से सिद्धांत नहीं है। अनुपात में किस तत्व का समावेश नहीं किया जाता? विल्सन का। बाकी रेखाएं भी होती हैं, माप भी होती हैं, दूरी होती है, क्योंकि यही सब मिला करके तो हमारा डिजाइन बनता है। उसके बाद है संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत जो शांति व संतोष का भाव देता है। तो यह किसके हिसाब से कहा गया है? कि क्रेग व रश ने इसको इस परिभाषा को दिया है। उसके बाद मध्यम रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो मध्यम रंग 6 प्रकार के होते हैं। कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। कौन सा कारक नहीं प्रभावित करता? सिद्धांत, क्योंकि कमरे का आकार, चित्रवृत्ति, फैशन तीनों प्रभावित करते हैं। पिगमेंट रंग के सिद्धांत में मूल रंग नहीं होता, तो हरा नहीं होता, क्योंकि लाल पीला नीला होता है। प्राथमिक रंग नहीं है हरा, क्योंकि लाल पीला नीला प्राथमिक रंग होते हैं। रंगों के प्रयोग में आवश्यक होता है लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य बना करके ही तो रंगों का प्रयोग करेंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होता रंगों का। उसके बाद गृह सज्जा एक कला है। तो गृह सज्जा कौन सी कला होती है? रचनात्मक और संरचनात्मक दोनों, रचनात्मक होती है। निम्नलिखित में से गृह सज्जा की उपयोगिता नहीं है। तो आर्थिक क्षमता का ज्ञान, क्योंकि गृह सज्जा का उसमें कोई मतलब ही नहीं है। वस्तुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ में सहायक, कलात्मक रुचि की अभिव्यक्ति होता है। गृह सज्जा के कितने सिद्धांत होते हैं? तो 4 सिद्धांत होते हैं। गृह सज्जा के साधन कौन से हैं? तो साधन की अगर बात करें तो फर्नीचर भी होता है, पर्दे भी होते हैं, दरी एवं कालीन भी होती हैं, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके तो गृह सज्जा किया जाता है। गृह सज्जा से किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो भावनाओं की और विचारों की। हमारी भावना किस तरीके की है और हमारे विचार किस तरीके के, दोनों उसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद निम्न फर्नीचर हल्का तथा सुंदर होता है। इसमें से ऐसा कौन सा फर्नीचर है जो हल्का भी होता है और सुंदर भी होता है? तो बेत का फर्नीचर। लेमिनेट्स फर्नीचर होते हैं, तो ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। फर्नीचर की व्यवस्था फर्नीचर के प्रभाव को बढ़ा देता है, तो जो फर्नीचर की व्यवस्था होती है उसके उचित प्रभाव को बढ़ा देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गृह परिसज्जा का उद्देश्य होता है। तो इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति और सुरक्षा प्रदान करना दोनों होता है। पर्दे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। विश्व में गुणवत्ता के लिए कहाँ की जो कालीनें होती हैं प्रसिद्ध होती हैं? ईरान की जो कालीन है वहाँ की फेमस है। लाइनोलियम घर की सजावट के किस कामों में उपयोग किया जाता है? तो ये फर्श के ढकने के लिए, जो फर्श पे ऊपर बिछाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो लाइनोलियम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद किस शहर की दरी अत्यंत प्रसिद्ध होती है? तो जो आगरा होती है वहाँ की दरी फेमस है। उसके बाद प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। तो जो प्राकृतिक मतलब होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, तो जो सूर्य होता है वो, क्योंकि बल्ब, मरकरी, CFL ये तीनों मैन मेड होता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब देते हैं, तो ये मितव्ययिता भी होती है, सुंदरता भी होती है और आँखों को आराम भी देते हैं, इसीलिए हमारे घर के प्रयोग के लिए ये ठीक रहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो दृष्टि को संभव बनाता है, क्योंकि बिना प्रकाश के हम देख भी नहीं सकते। आप कितनी भी अच्छी सजावट कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके कमरे में प्रकाश ही नहीं है, हमारे सामने कोई प्रकाश ही नहीं है आंखों के सामने, तो कितनी भी सुंदर वस्तु को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। तो ये कहावत किसका है या सिद्धांत किसने दिया है? पीट, पिकेट और अर्नोल्ड ने दिया है। उसके बाद चित्र किसी भी कमरे की किस भाग की सुंदरता बढ़ाती है? दीवारों की, क्योंकि चित्र हम कहाँ लगाते हैं? दीवारों पे लगाते हैं। गृह सज्जा में सजीवता तथा सरलता लाने की कौन सी कार्य होती है? मछलियाँ, क्योंकि
अगर कमरे में मछलियाँ सजाते हैं तो सजीवता मतलब वो जीवित होने का जो है प्रमाण देती है। उपसाधनों के चुनाव में कौन से तत्व निर्धारक होते हैं? तो अभिव्यक्ति भी होती है, रेखा और आकार भी होता है और रंग भी होता है। पुष्प सज्जा में सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो जो संतुलन होता है उसको ध्यान में रखा जाता है कि दोनों तरफ का संतुलन बराबर बना करके रखा जाए। उसके बाद कौन सी पुष्प व्यवस्था परंपरागत व पूर्व देशीय शैली का मिश्रित रूप है? तो आधुनिक, क्योंकि इसमें पूर्व शैली भी होती है और विदेशी शैली भी। देशी शैली विदेशी शैली इसका दोनों मिश्रित रूप होता है। पुष्प व्यवस्थित करने से आनंद की प्राप्ति होती है तथा पुष्प व्यवस्था पूर्ण होने पर संशोध प्राप्त होता है। तो ये किसका कथन है? फ्लोरेंस का कथन है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से BA 4th सेमेस्टर का जो पार्ट ए है वो आवास योजना का हमने पूरा इसमें टॉपिक वस्तुनिष्ठ वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर किया है। हम जो अगला पार्ट बी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।